हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स का। दो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम आज। एक हमारा टॉपिक होगा किस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, क्या फ़र्क डालता है कैटलिस्ट। एंड सेकंड हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। जब हमने आर्यनिश इक्वेशन पढ़ा था बच्चों, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो फैक्टर ए है वो कॉलिजन थ्योरी में हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने कौन सा बोला है, हमारा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रिएक्शन के रेट पे कैटलिस्ट का क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली चीज़ जो है जो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, एनहांस कर देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच एनहांसेस और इंक्रीजेज लिख सकते हो, enhances rate of reaction without chemically participating, without simply आप लिख सकते हो participating in the reaction। रिएक्शन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट किए बिना ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं। जब मैं बोलता हूँ प्रॉपरली पार्टिसिपेट किए बिना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ काम ही नहीं, कि इसके आने से बस तेज होता है रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होता है, सपोज करो बच्चों A + B है और यहाँ पे आपने कुछ कैटलिस्ट डाला C और प्रोडक्ट आपका D + F बना, तो ये आपको C कहीं पे भी प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। ये सिंपल मतलब है कि जब मैं बोलता हूँ रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करते हो, तो दैट मीन्स सिंपली आप लिख सकते हो रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट के साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना है उसमें कहीं कैटलिस्ट से रिलेटेड आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। तो दैट मीन्स अगर A + B पहले एक सर्टेन टाइम में होता था, अगर आपने कैटलिस्ट डाला है तो वो क्या कर देता है, एक नए टाइम में करेगा, जो टाइम क्या होगा, छोटा होगा पहले वाले टाइम से। दैट मीन्स रिएक्शन को फास्ट कर देगा। एंड प्रोडक्ट की साइड देखोगे तो जो भी आपने कैटलिस्ट का केमिकल फार्मूला होगा वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कैटलिस्ट क्या होता है। ये समझने से पहले कि कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वी नो कि ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम को इसने कम कर दिया, इसका मतलब रेट फास्ट हो गया है। लेकिन क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेट फास्ट करता है, ये किस फैक्टर को कम या ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से रिएक्शन मेरा फास्ट हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। उससे पहले जस्ट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों, एक ऐसी चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है उसको इनहिबिटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, INHIBITOR, इनहिबिटर। तो दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे उसको कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके प्रेजेंस में रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, इनहिबिटर बोलते हो। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा P ब्लॉक में। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि रिएक्शन में कैटलिस्ट भी यूज़ हो सकता है, इनहिबिटर भी यूज़ हो सकता है। कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, इनहिबिटर का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देना। अब अगर बच्चों मेरे को ये चीज़ समझनी है कि कैटलिस्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो एक्चुअली किस किस फैक्टर्स पे चेंज डालता है जिसके चक्कर में मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो मेरे को छोटी सी थ्योरी है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का मतलब वो है जो हमने पढ़ा था ना, रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से मतलब कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहता है कि होता क्या है कि सपोज़ करो कि A + B है और उसमें कैटलिस्ट डालो, तो A और B के साथ कैटलिस्ट क्या करता है, एक टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, और उसके साथ जो टेम्पररी बॉन्ड के साथ प्रोडक्ट बनता है उसी को आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हो, और अल्टीमेटली फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपको याद हो तो आपने ग्राफ बनाया था ये वाला,
है ना, जहाँ पे आपने ये रिएक्टेंट बोला था, यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोला था, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कैटलिस्ट क्या इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेता है। जब इंटरमीडिएट बॉन्ड बनाता है तो वो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। एंड देन उस केस में उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यू नो दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स कैटलिस्ट क्या करता है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड बेसिकली क्या करता है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कैटलिस्ट नहीं, बेसिकली क्या होता है कि हाँ वी नो कि रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है विच इज़ इक्विवेलेंट आपकी ये आपकी क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो दैट मीन्स यू नो कि रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड EA, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या करता है कि कैटलिस्ट साथ में कैटलिस्ट क्या करता है, इंटरमीडिएट बनाने में हेल्प करता है, किसकी, रिएक्टेंट को। अब होता क्या है कि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, किस तरीके से रेट को स्लो करता है वो समझते हैं। ये क्या करता है, आपके एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देता है। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं होता, यहाँ पे अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो होता क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कैटलिस्ट क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे ही कम कर देता है तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इस ग्राफ को मैं फिर दोबारा प्रॉपरली बना के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, एंड देन अगेन जब मैं आपको डिफाइन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट in a chemical reaction and forms a intermediate product by binding with reactant। That means उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है उसके साथ कैटलिस्ट जुड़ के टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है एंड उसी चीज़ को आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोलते हो कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट जुड़ा एक टेम्परेरी बॉन्ड के साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है उस टाइम, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा। जब ऐसा होता है बच्चों, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर ऐसा है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। तो आपसे पूछे कि कैटलिस्ट ने यहाँ पे क्या किया। देखो कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, यहाँ पे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, EA को कम कर देता है। दैट मीन्स कैटलिस्ट मेन काम क्या होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट का मेन काम क्या है बच्चों, टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल अगर मैं समझूँ यहाँ पे तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। तो यू नो कि यहाँ पे रिएक्टेंट आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे कहीं आपके पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है नॉर्मल केस में कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट की एनर्जी होगी एंड रिएक्टेंट से ज़्यादा आपकी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की होगी, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे ही कैटलिस्ट आता है, रिएक्शन को फास्ट होने के लिए क्या चाहिए कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, लेकिन अगर जल्दी बन जाए तो थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो ये क्या कर देता है कि ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये जो एनर्जी है ना, दैट मीन्स इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है, जो मैंने नया डॉटेड ग्राफ बनाया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ तो मेरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इस लाइन पे बन गया और जो नया एक्टिवेशन एनर्जी है वो खाली इतनी रह गई। तो ये क्या कर देता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो आप जल्दी कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाओगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो दैट यू नो कि अगर कैटलिस्ट ऐड करूँगा तो फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। कैसे फास्ट हो जाएगा, ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही अभी आपको दिख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को बच्चों हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से। यू ऑल नो कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K = AE - EA / RT। अगर बच्चों मैं EA की वैल्यू कम कर दूं
ई ए की वैल्यू कम कर दूँ, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ के ए डिवाइडेड बाई ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। अब एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिवाइडेड बाई आर टी है। वी नो कि वी आर चेंजिंग ई ए की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर ई ए की वैल्यू मैं कम कर दूंगा, अगर मैं ई ए की वैल्यू कम कर दूंगा बच्चों, तो किसी चीज़ की पावर अगर कम हो जाएगी तो ओवरऑल न्यूमिनेटर कम हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ई ए की वैल्यू कम कर दी तो ओवरऑल किसी चीज़ की पावर आपने कम कर दी, है ना। पावर कम करते ही आपका जो डिनोमिनेटर एज अ होल ये कम हो जाएगा, और कम होते ही किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे एक नंबर को, और वो नंबर अगर छोटा हो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ई ए की वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता हूँ, तो मेरा रेट कांस्टेंट फास्ट हो जाता है। आई नो कि रेट कांस्टेंट ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर सम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है रेट लॉ। तो अगर ये चीज़ हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो अल्टीमेटली मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है। 2-3 चीज़ें हैं कैटलिस्ट के बारे में और जानना है, देन हम कोलिजन थ्योरी पे चलते हैं बच्चों। याद रखना, डेल्टा जी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, ठीक है। जो गिब्स एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता कौन, कैटलिस्ट। यू नो कि डेल्टा जी की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं बोलूँगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मैं बोलूँगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे बच्चों तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको पता है, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ, आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पता होगा क्या है। एंड अगर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो मैं बोलूँगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो याद रखना, डेल्टा जी की वैल्यू कभी भी कैटलिस्ट चेंज नहीं करता। अगर बच्चों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कैटलिस्ट उसके रेट को ज़रूर फास्ट कर सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका कुछ भी नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पॉन्टेनियस है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है उसका कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो नेचुरली वो रिएक्शन नहीं हो रहा, उसको करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, होता क्या है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन आपका बच्चों इक्विलिब्रियम में है, तो कभी भी कैटलिस्ट अगर ऐड करते हो ऐसे रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम को वो शिफ्ट नहीं करता, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। वो क्या करता है, खाली इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। बिकॉज वो क्या करेगा, ए टू बी बनने के प्रोसेस को और बी टू ए बनने के प्रोसेस दोनों को ही फास्ट कर देगा। तो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आता है विदाउट शिफ्टिंग दी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम अपने पोजीशन पे ही रहता है, खाली इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। तो मेन चीज़ें क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू चेंज नहीं करता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो बोलते हो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हो बच्चों, और 0 हो तो आप बोलते हो कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। देन अगेन, अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कैटलिस्ट ऐड करते हो रेट बढ़ जाएगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, कोई चेंज नहीं आएगा। एंड लास्ट में, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता कभी भी कैटलिस्ट, उसको जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि क्या है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी बच्चों क्या बोलता है कि कोलिजन थ्योरी बोलता है कि हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का एटम्स का टकराना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली यही इसी चीज़ के बारे में बात करता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन क्या है कि द एटम मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज सॉलिड या हार्ड स्फेयर। हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम मॉलिक्यूल होता है जो आपस में टकराएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो एक हार्ड स्फेयर, क्रिकेट जैसे बॉल होता है ना, बिल्कुल हार्ड स्फेयर, 3D सर्कल, तो उसके जैसा होता है और उसी के बाद वो रिएक्शन होता है, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक टर्म मैंने बताई थी कि अगर आप इसकी बात करते हो आर्हेनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ बोला था कि दिस इज समहाउ रिलेटेड टू कॉलिजन, कितना ज़्यादा कॉलिजन होता है, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ से डिटरमाइन होती है। तो अब वापस उसी चीज़ पे आते हैं, कॉलिजन थ्योरी इसी के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉलिजन थ्योरी में क्या अजम्पशन है, उसके बाद एक टर्म आता है दैट इज़ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन रिएक्टेंट मिक्सचर। मान लो आपके पास A प्लस बी रिएक्टेंट है, बहुत सारे A है बहुत सारे B है, तो जब आपस में वो टकरा रहे हैं तो हर सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे एटम या मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड है, दैट इज़ वाई दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद हो तो सेकंड इनवर्स होता है उसका। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसीलिए आ रहा है कि हर सेकंड कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और उसी को आप क्या बोलते हो, Z। तो हमें पता है बच्चों कि रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलिजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कॉलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इसी असम्पशन पे हम ये पूरा थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मैं इनडायरेक्टली k को रेट से रिप्लेस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर k बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। तो आई कैन राइट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों दैट इज़ इक्वल्स टू Z। a की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, Z। AB का मतलब मेरे पास A एंड B है, तो ये आपस में टकरा रहे बच्चों, एंड e की पावर माइनस E अपॉन में RT, जो आपको सिमिलर टू आर्हेनियस इक्वेशन दिखेगा। तो a को मैंने रिप्लेस कर दिया Z से, दैट इज़ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन टेल कि हाँ, जो मैं A पढ़ता हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू मेरा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बट एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्या खाली कोलाइड होना ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को होने के लिए? ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास मैं बोलूँगा कि अगर मैं पत्थर है आपके पास, ठीक है, एक सॉलिड पत्थर है, ठीक है, उसको अगर कांच पे मैं छोड़ूं तो टूट जाएगा। अगर कोलिजन हो शीशे का और पत्थर का तो आपको पता है शीशा टूट जाएगा। ठीक है, और मैं शीशा टूटने को बोलता हूँ कि चलो शीशा टूटना इज़ अ रिएक्शन, तो कोलिजन से आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन होकर शीशा टूट रहा है। बट माय क्वेश्चन इज़, अगर मैं एक हाथ में पत्थर एक हाथ में शीशा जस्ट जाके कोलाइड कर दूँ, बिल्कुल टच कर दूँ, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स ओनली कोलिजन इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एटम जो आपस में टकरा रही हैं। तो दैट मीन्स अदर देन कोलिजन जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दे आर काइनेटिक एनर्जी। और एक और चीज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब प्रॉपरली हो भी रहे कि नहीं हो रहे। जैसे सपोज करो कि दो मॉलिक्यूल है, हेड ऑन हेड प्रॉपरली ओरिएंट होके कोलाइड होंगे तब तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर जस्ट टच होके चला गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। जैसे इस तरीके से आ रहा है और हल्का सा टच होके निकल गया तो कोलिजन तो हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं था। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक प्रॉपर रिएक्शन होना है तो कोलिजन तो होना ही चाहिए। कोलिजन के साथ साथ एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको आप थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। ठीक है, एंड साथ के साथ आपको ओरिएंटेशन भी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। साथ में बिल्कुल आमने सामने आके वो टकराएंगे तभी वो प्रॉपरली रिएक्ट करेगा बच्चों। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो होता क्या है कि इन दोनों चीज़ों को मिला के कि एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी भी हो और सही ओरिएंटेशन हो, इसको कलेक्टिवली मैं क्या बोलूँगा कि अगर किसी दो मॉलिक्यूल में प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी है और दोनों प्रॉपरली ओरिएंटेड है, तब वैसे कोलिजन को मैं क्या बोलूँगा, इफ़ेक्टिव कोलिजन। क्या बोलूँगा, इफ़ेक्टिव कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसका कुछ मतलब बनता है, दैट मीन्स इफेक्टिव कोलिजन बोल रहा हूँ मैं उसको। तो दैट मीन्स अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मीट हो गया और उसके साथ साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो कोलिजन आपका क्या हो रहा है, प्रॉपरली ओरिएंटेड है। और इस चीज़ को मैं डिनोट करने के लिए यूज़ करूँगा P, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इफ़ेक्टिव कोलिजन होने की। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पता है कि P फैक्टर आ गया मेरे पास,
दैट मीन्स जो मेरे को ये बताएगा कि कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो सकता है, इफेक्टिव कॉलिजन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं रेट को फिर दोबारा क्या लिख दूंगा, अभी तक मैंने क्या लिखा था, ZAB E माइनस EA डिवाइडेड बाई RT, मैं P से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो अल्टीमेटली ये आपका इक्वेशन बन जाता है, और जो आप A बोलते थे ना वो इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपके कॉलिजन पे तो डिपेंड करता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, और प्रॉपरली ओरिएंटेड दैट इज़ इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एंड लास्ट जो अगर मैं एक ड्रॉबैक पढ़ूँ, एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का जो भी हमने अभी पढ़ा, कि हमने जो अज्यूम कर लिया था ना कि जो आपका परफेक्ट स्फेयर होगा, जो एटम मॉलिक्यूल्स होगा परफेक्ट स्फेयर होगा, ये इसकी ड्रॉबैक है बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज़ करती है किस चीज़ के साथ बच्चों, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर केस में वो परफेक्टली स्फेयर हो, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैं H2O की बात करूँ, उसको आप परफेक्ट स्फेयर मान के चल रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपने H2O का देखा होगा इस तरीके से होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या जुड़ रहा है। तो दैट मीन्स इसके साथ यही एक ड्रॉबैक है कि ये इनिशियली ये अज्यूम करके चलता है कॉलिजन थ्योरी कि मॉलिक्यूल्स और एटम जो आपस में टकरा रही हो परफेक्टली स्फेरिकल है, और उसके चक्कर में आपके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो अगर बच्चों चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक था कॉलिजन थ्योरी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। स्टिल मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट अभी मैंने लेके आना है, और इस चैप्टर के भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं पूरा कराऊंगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो, तभी पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रही है। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, अगर आप नए हो इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैंने देखा है लगभग 50% सब्सक्रिप्शन वाले लोग देखते हैं और 50% नॉन सब्सक्रिप्शन वाले देखते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।